सुनेंगे बेटा, हम सबको पता है लीविंग ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज अ लीविंग ग्रुप? हाउ डू आई नो कि ये मेरा एक अच्छा लीविंग ग्रुप है? तो लीविंग ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल सके, दैट इज व्हाट इज माय लीविंग ग्रुप। सो लीविंग ग्रुप क्या होता है? इट इज अ ग्रुप दैट डिपार्ट्स कैरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर विद इटसेल्फ। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये अच्छा लीविंग ग्रुप है नहीं है? क्योंकि बेटा अगर आप लीविंग ग्रुप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो आप ऑर्गेनिक के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को मिस कर दोगे, जिसमें से एक रिएक्शन है हमारा एलिमिनेशन, क्योंकि उसमें भी एक लीविंग ग्रुप निकलता है, और दूसरा रिएक्शन है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे भी लीविंग ग्रुप निकलता है। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप अच्छा है नहीं है, ये चीज़ मेरी डिसाइड करेगी कि मेरा एलिमिनेशन किस तरीके से होगा, मतलब E2 होगा, E1CB होगा, E1 होगा या EI होगा। और सिमिलरली अगर लीविंग ग्रुप अच्छा है नहीं है, वो मेरा ये भी डिसाइड करेगा कि मेरा सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। राइट, जैसे आपने एलिमिनेशन में पढ़ा कि E2 एलिमिनेशन होता है, E1 होता है, EI होता है, E1CB होता है, सिमिलरली हम सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे कि SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है वगैरह वगैरह, SNNGP होता है वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, तो अभी बात उसकी नहीं है, बात इस चीज़ की है क्या हम लीविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते नहीं कर सकते? तो लीविंग ग्रुप होता है जो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकले। राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जो निकलता है वो होता है जो कि एक वीक बेस हो। तो ये मैंने पहले भी बताया है आपको कि अ गुड लीविंग ग्रुप इज ऑलवेज अ गुड लीविंग ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू अ वीक बेस। तो वो बेस मेरा जितना ज़्यादा वीक होगा वो उतना ही बेहतर लीविंग ग्रुप होगा। राइट, इसको मैं कैसे समझ सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से HCl, HF, HBr, HI, ये मेरे पास एसिड्स है बेटा, और ये सारे के सारे हैलो एसिड्स जो भी मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं ये सारे के सारे डाउन द ग्रुप वाले। मुझे पता है फ्लोरीन का साइज छोटा है तो HF का बॉन्ड छोटा होगा, HCl का बॉन्ड बड़ा होगा, HBr का बॉन्ड और बड़ा होगा, और HI का बॉन्ड और बड़ा होगा। हाँ या ना? तो डाउन द ग्रुप अगर बॉन्ड बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड टूटता भी आसानी से जाएगा, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप एसिडिटी बेटा बढ़ेगी। हाँ या ना? एसिडिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि एसिडिटी के लिए आपको H+ को निकालना है, मतलब बॉन्ड को तोड़ना है, और बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी, बॉन्ड को तोड़ना उतना ही आसान होगा, तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो HF वीकर है, HCl स्ट्रॉन्गर है, HBr और स्ट्रॉन्गर है, HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करी है, वो ये है स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर एंड स्टेबल इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्गर एसिड हैज वीकर एंड स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब इन सब के अगर मैंने बेस बनाए F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, तो बेस मेरे वीक होते जाएंगे, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? F नेगेटिव, फिर Cl, फिर Br और फिर I। तो जो जितना वीकर बेस उतना बेहतर लीविंग ग्रुप, मतलब सबसे बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा होगा? ये अगर मेरा बेस है तो लीविंग ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा? I-, फिर Br-, Cl-, F-, रिकॉल कर पाए लिविंग ग्रुप तो है या ना? तो ओवरऑल मैं ये नहीं बोल सकती, ज़रा ध्यान से सुनना, कि अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, है या ना? लिविंग ग्रुप अच्छा है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। तो जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीकर और उतना ही बेटर उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? लिविंग ग्रुप। हाँ या ना? बात क्लियर होती है? तो कुछ सुपर लिविंग ग्रुप्स भी बेटा मैंने आपको कराए थे, किस किस को याद है कुछ सुपर लिविंग ग्रुप्स जो हम लोगों ने डिस्कस करे थे? एल्काइल सल्फोनेट्स बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? एल्काइल सल्फोनेट्स। देखिए इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो सल्फोनिक एसिड होगा, RSO3H सल्फोनिक एसिड। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, नेगेटिव चार्ज लगाया, देखो कितना स्टेबल है, 2 बार रेजोनेंस, कौन सी? वो भी इक्वी एनर्जी। और इक्वी एनर्जी रेजोनेंस बेहतर होती है किससे? नॉर्मल रेजोनेंस से। और वैसे तो एक इक्वी एनर्जी रेजोनेंस होती है, इसमें कितनी इक्वी एनर्जी रेजोनेंस है? 2। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हुआ? सल्फोनिक एसिड। तो उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीकर हुआ,
तो एल्काइल सल्फोनेट सबसे वीकर है, तो इसके लिविंग ग्रुप सारे क्या होंगे, बहुत ही बेटर। अब R को बदलते रहे, नाम बदलते जाएंगे। तो अगर मैंने R को रख दिया CF3 तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट, हाँ या ना। अगर मैंने R को रख दिया बेंजीन विद CH3 तो ये क्या कहलाएगा, टोसाइलेट, है ना। वैसे अगर R भी दिया जाए, RSO3 माइनस भी दिया जाए तो भी आप इसे क्या मानेंगे, एक सुपर लिविंग ग्रुप, बोलिए हाँ या ना। तो सबसे पहला पार्ट इस पूरे रिएक्शन का ये है कि आप लिविंग ग्रुप अच्छा है या नहीं उसे पहचान सके। यहाँ तक बात क्लियर होती है। तो बताइए NH2 अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, विल NH2 बी अ गुड लिविंग ग्रुप? क्या NH2 अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? सही तो बोला भाई। NH2 अगर निकला लेट्स से तो वो कैसे निकलेगा, NH2 माइनस। कैन यू जस्ट रिकॉल NaNH2? NaNH2 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? नहीं, वीकर बेस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो क्या NH2 माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? नहीं, दिस इज अ वीक लिविंग ग्रुप, वीकेस्ट लिविंग ग्रुप यू कैन से। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि लिविंग ग्रुप अच्छा है नहीं है उसे पहचाने। सो व्हेन विल NH2 भी अच्छा लिविंग ग्रुप? नो। विल NH3 भी अच्छा लिविंग ग्रुप? जैसे सपोज ऐसे वो कहीं से जुड़ा हुआ है तो वो अगर निकलेगा तो NH3 की फॉर्म में निकलेगा ना, तो क्या NH3 अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? नहीं, क्योंकि NH3 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो NH3 इज ऑल्सो नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। क्वाटरनरी अमीन, क्वाटरनरी अमीन याद है, व्हाट इज द मैकेनिज्म? E2 मैकेनिज्म विद अ कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। कार्बन एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट क्यों आती है? क्योंकि लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता, राइट। तो अमोनिया भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है क्या? ये रहा, फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है? नहीं। OH तो ये भी एक पुअर लिविंग ग्रुप है। OH अच्छा लिविंग ग्रुप है? नहीं। उसको अच्छा बना दिया जाता है, कैसे? वाटर डाल के, मतलब वाटर बना के H+ डाल के, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक। तो अब देखिए, अब ये तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम कैसे याद रखेंगे? आपको दो चीज़ें याद रखनी है। आपको सबसे पहले जो पुअर होते हैं बस उनको याद रखना है, क्यों? क्योंकि पुअर वाले कम है, स्ट्रॉन्ग वाले तो बहुत सारे हैं ना। तो जो पुअर याद कर लिए उसके अलावा सब क्या मान लेंगे, बेटर है, राइट। तो पुअर वाले याद कर लेते हैं। तो पुअर वाले एक साथ लिख लेते हैं। पुअर लिविंग ग्रुप्स कौन से हैं हमारे पास? फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, OH पुअर लिविंग ग्रुप है, NH2 पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक। OR पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक। NH3 पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ये सारे के सारे लिविंग ग्रुप हमारे क्या है, पुअर। तो ऐसे लिविंग ग्रुप में अगर बेस मतलब एलिमिनेशन कराएंगे, तो आपको मैंने बता ही रखा आपको एलिमिनेशन कैसे करानी है। जहां तक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी तो इन सब के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? और जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स होंगे वो कौन से होंगे? एल्काइल सल्फोनेट्स। बाकी जो आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये तीनों अच्छे हैं, या मीडियोकर मान लो। और जो इसके अलावा आपको देखने को मिल सकते हैं वो होंगे आपके ये वाले जो आप नॉर्मल लेते हो। जैसे वाटर निकल गया तो दैट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन निकल दिया N2 गैस, दैट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। बस ये तो आपके लिए सिंपल आज मैंने बता दिया, आज के बाद रिवाइज नहीं कराऊंगी, याद रख लो। पुअर लिविंग ग्रुप्स को याद रख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पुअर कौन से आते हैं? फ्लोरीन आता है, OH आता है, अमोनिया आता है, OR आता है और NH2 आता है, NH3 आता है, राइट। इसके अलावा गुड में कौन से आते हैं? सबसे बेहतर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एल्काइल सल्फोनेट्स। और जो अच्छे हो सकते हैं वो कौन से होते हैं? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर? कोई डाउट? श्योर? इसको नोट कर लेते हैं, आगे चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। देखिए लेट्स से मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, साथ में मैंने एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। क्या आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस पता है? ये पढ़ा रखा है हम लोगों ने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस? मेमोरी भी रिकॉल करो। न्यूक्लियोफाइल और बेस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, बेस अटैक करता है हाइड्रोजन पे, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बन
बेस विल अटैक ऑन हाइड्रोजन। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो क्या होता है? तो जैसे कि हमारे पास है बेटा RO माइनस, तो RO माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है और एक बेस भी होता है डिपेंडिंग अपॉन द R ग्रुप। लेट्स से R ग्रुप थोड़ा बल्कि है, जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक, और एक बार R ग्रुप है मिथॉक्साइड। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करूंगी तो मैं ये देखूंगी R ग्रुप जैसे जैसे बल्कि होता जाएगा वैसे वैसे बेसिसिटी की तरफ जाता रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती रहेगी। तो न्यूक्लियोफाइल में ये बेटर होगा या ये? दिस वुड बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज as steric hindrance increases, nucleophilicity decreases. Steric hindrance increases, nucleophilicity decreases. बोलो हाँ या ना? क्लियर? और अगर बेसिसिटी में से कंपेयर किया जाए टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और मिथॉक्साइड में से, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ज़्यादा बेहतर बेस होगा किससे? मिथॉक्साइड से। हाँ या ना? क्लियर है? साथ में वैसे मैंने OH नेगेटिव की भी बात करी थी। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल भी होता है बेटा, साथ में क्या होता है? बेस। बट OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा या बेस होगा वो डिपेंड करेगा OH नेगेटिव का सोर्स क्या है। अगर वो आ रहा है अल्कोहलिक KOH या NaOH से तो वो क्या होगा? बेस। और अगर वो आ रहा है एक्वस KOH से या फिर एक्वस NaOH से तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। हाँ या ना? तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ जैसे जैसे पोलैरिटी सॉल्वेंट की बढ़ जाएगी वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, पोलैरिटी घट जाएगी वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वाटर एक्वस मतलब वाटर, वाटर ज़्यादा पोलर है अल्कोहल से, तो जब वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया तो OH नेगेटिव क्या रहा? न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल लिया तो OH नेगेटिव क्या रहा? बेस। तो पोलैरिटी कम, बेसिसिटी बढ़ी, पोलैरिटी ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ी। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब मैं यहाँ पे स्पेशली न्यूक्लियोफाइल ही लूँगी, आई विल नॉट टेक अ बेस। ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे अटैक करता है और हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। ठीक है? अब अगेन यहाँ पे दो मैकेनिज्म हैं, एक है मेरा SN2, एक है मेरा SN1। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से अटैक करता है, ये बेसिकली क्या है? एक SN2 मैकेनिज्म। कैन यू रिकॉल E2 E1? E2 was a one step process, E1 was a two step process, same as SN2. SN2 is a one step process, SN1 would be a two step process. अभी जो मैं फिलहाल की बात कर रही हूँ वो ये है कि मेरा न्यूक्लियोफाइल आया, इस कार्बन पे पीछे से अटैक करा। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में, न्यूक्लियोफाइल अटैक ही क्यों किया? क्यों अटैक किया? क्योंकि मैडम आपने अटैक करा दिया। हाँ, अटैक कर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्लीविंग ग्रुप तो तब अच्छा होगा ना जब उसको कोई धक्का मारेगा। भाई इस पर कोई अटैक ही नहीं कर रहा तो ये एसिड ही रहेगा ना, तो थोड़ी लीव कर जाएगा अपने आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि अटैक क्यों किया? हाँ, तो जहाँ कार्बन दिखेगा वहाँ अटैक है ना। सपोज मैं यहाँ CH3 लगा देती तो इसी पे अटैक करता, इस पे क्यों अटैक किया? जहाँ कार्बन दिखे वहाँ अटैक करा दो। अरे मूर्खो, X का क्या मतलब है? हैलोजन। हैलोजन्स क्या होते हैं? और क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटे यहाँ पे ना डेल नेगेटिव और यहाँ पे है डेल पॉजिटिव। ये डेल पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, इसलिए आएगा अटैक। जब तुम गेस्ट को बुलाओगे नहीं तो गेस्ट कैसे अपने आप आ जाएगा? तुम भी कहोगे बिन बुलाए मेहमान आ गया फालतू में, तुम उससे एंटरटेन थोड़ी करोगे। जब तुम बुलाओगे तो एंटरटेनमेंट होगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल आके जब अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कौन करा रहा है? ये डेल पॉजिटिव चार्ज। समझे बात को? तो न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक करा, इसने हैलोजन को निकाला। अब दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हैलोजन पहले निकल जाए, न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करे, और दूसरा तरीका जो मैं अभी बता रही हूँ, पहला वाला बाद में बताऊंगी। अभी क्या हो रहा है? जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाएगा वैसे वैसे X निकलता जाएगा। तो एक ही स्टेप में कार्यक्रम होगा। तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा है और हैलोजन के साथ बॉन्ड टूट रहा है। न्यूक्लियोफाइल पे भी डेल नेगेटिव चार्ज है, हैलोजन पे भी क्या है? डेल नेगेटिव चार्ज। और ये एक तरीके का क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद जो बॉन्ड बनना था वो बना, जो टूटना था वो टूटा, और न्यूक्लियोफाइल जाके लग गया कार्बन पे और X माइनस
एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल गया। खासकर ध्यान इस चीज का रखेंगे कि एक्स फ्लोरीन ना हो, क्योंकि फ्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये एक बहुत ही बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हैलोजन की जगह यहाँ पे कौन आ गया है? न्यूक्लियोफाइल। तो सब्स्टिट्यूट कर लिया ना, सब्स्टिट्यूशन हो गया। किसने सब्स्टिट्यूशन करा है? न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन करा है। तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? एनी डाउट? तो बेटा ये एक ही स्टेप है ना, तो वही आरडीएस हुआ है ना। दिस इज द वन स्टेप मैकेनिज्म, दिस इज द आरडीएस स्टेप इटसेल्फ, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज नॉट द इंटरमीडिएट। तो दिस इज अ वन स्टेप प्रोसेस, इसको बोलेंगे SN2। ये एक वन स्टेप प्रोसेस है जिसपे न्यूक्लियोफाइल की जगह कौन, मतलब हैलोजन की जगह या फिर लिविंग ग्रुप की जगह कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन मैं तुम्हें अभी SN2 नहीं पढ़ा रही, मैं पढ़ाऊंगी थोड़ी देर में। अभी हम SN2 डिस्कस नहीं करेंगे, अभी बस हम SN2 का एक ग्लिम्स लेंगे। सिमिलरली SN1 का एक ग्लिम्स लेंगे और सीधा जंप करेंगे बेंजीन पे, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन के कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम इसे डिटेल में लेंगे, पर फिलहाल के लिए हम बेंजीन के कंपाउंड्स पहले डिस्कस करेंगे। तो एक जस्ट अ नॉर्मल चीज़ मैंने आपको बता दी कि SN2 मैकेनिज्म होता है, वन स्टेप में हो जाता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है बेटा, वो ये है कि बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। पूछिए क्यों? नहीं मतलब पूछे नहीं, बताइए क्यों? राइट, नो, इस हैलोजन पे लोन पेयर नहीं है, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है। तो अगर ये फ्रंट से ही अटैक करेगा तो उसके नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा, तो पीछे से अटैक करेगा। ये एक आम तरीका है समझाने का। एक्चुअली में ऐसा होता है क्योंकि आपने MOT पढ़ा है ना, तो ये वाला जो बॉन्ड बना है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो इस कार्बन का बैक साइड पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली रहता है, तो जो अटैक होता है वो एक्चुअली में कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल है, इससे कोई तुमसे सवाल पूछेगा नहीं, बट तुम्हें पता रहना चाहिए कि अटैक हमेशा SN2 में कहाँ से होता है? बैक साइड पे होता है। आम भाषा में ये समझ लो, फ्रंट अटैक इसलिए नहीं होता बिकॉज हैलोजन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल गोइंग टू रिपेल द न्यूक्लियोफाइल। फ्रंट और बैक इज विद रिस्पेक्ट टू द एक्स ग्रुप और द लिविंग ग्रुप। भाई जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा है ना, उस साइड से अटैक नहीं होगा, उसके बैक साइड से अटैक होगा, क्योंकि मेन रिपल्शन किससे हो रही है? लिविंग ग्रुप से हो रही है। समझ रहे? दिस इज अ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ SN2। अब एक स्टडी करते हैं SN1 की। जैसे कि आप E2 और E1 करते थे, दोनों में डिफरेंस आता था कि E2 सेम स्टेप पे हो जाता था, सिंगल स्टेप में, और E1 होता था 2 स्टेप में। सेम चीज़ यहाँ होगी। SN2 हो रहा है सेम स्टेप में, एक ही स्टेप पे, जबकि SN1 में क्या होगा बेटा? 2 स्टेप प्रोसेस होगा। ये हैलोजन होगा, ठीक है, लेकिन स्टेप 1 में सिर्फ हैलोजन निकलेगा और यही मेरा RDS स्टेप होगा, और मैं देखूंगी कि मुझे क्या मिल रहा है? कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। और स्टेप 2 में फिर इस कार्बोकैटायन पे जाके कौन अटैक करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल, और मुझे क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोफाइल अटैच टू द कार्बन। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी RDS स्टेप, सेकेंड स्टेप वुड बी द fast step. I will get into details of everything, but right now I not intended to explain this. What I am intended is, पहले leave your work and listen to me carefully. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाहे SN2 से हो चाहे SN1 से हो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या? कि न्यूक्लियोफाइल X की जगह ले रहा है, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब X निकले, मतलब X को गुड लिविंग ग्रुप होना पड़ेगा, हाँ या ना? चाहे SN2 से करा रहे हैं प्रोसेस, चाहे SN1 से करा रहे हैं, बेटा अगर X निकलेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल लगेगा कैसे? कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बना लेगा। तो अगर X निकलेगा तभी लिविंग न्यूक्लियोफाइल लगेगा। यही मेरा की पॉइंट है, इसी से मैं आगे बढ़ूंगी। अब होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरे पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है जिसपे हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन ले लो, फ्लोरोबेंजीन ले लो, आयोडोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन ले लो, कोई भी ले लो, अगर मैं इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाह रही हूँ बेटा, तो मैं इसको R मान लूंगी
और SN2 से कराऊंगी तो पहले अटैक, फिर ये निकलेगा, SN1 से कराऊंगी इसको निकालूंगी, कार्बोकेटाइन बनाऊंगी, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराऊंगी। हाँ या ना, ऐसा ही होना चाहिए एज पर द नॉलेज राइट नाउ। द प्रॉब्लम इज, यहाँ जो हैलोजन लगा है इसके लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं। अगर ये रेजोनेंस में जाएंगे तो क्या होगा? देयर वुड बी अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड तोड़ना आसान है या सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है? क्या पागल हो क्या? मैंने पाए बोला, मैंने सिंगल और डबल बोला। सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब अगर RX होता तो ये बॉन्ड टूट सकता था, पर क्या ये बॉन्ड टूट पाएगा उतनी आसानी से? नहीं। तो अगर तू इसमें SN2 कराती है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, लेकिन ये उतनी इजीली निकल नहीं पाएगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बनाएगा सिंगल बॉन्ड और लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है और डिफिकल्टी होती है। तो SN2 तो पॉसिबल ही नहीं है, हटा दो, इस पे SN2 नहीं हो सकता। ठीक, तो SN1 कराते हैं, तो पहले ही X को निकाल दो। पहली बात तो भाई X को निकाल देते हैं, मैंने तो कहा डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना, थोड़ा और स्लोली करा लेना, पहला स्टेप तो वैसे ही RDS है और स्लो हो जाएगा, कोई बात नहीं, करा लो। बट कराने के बाद जो मिलेगा क्या वो अच्छा होगा? बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा है? नहीं। तो क्या SN1 भी हो सकता है इसमें? नहीं। तो अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन होता है, आयोडोबेंजीन होता है या ब्रोमोबेंजीन होता है, वो कभी भी आपको SN2 या SN1 से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देंगे, वो डिफरेंट मैकेनिज्म से देंगे। उस मैकेनिज्म का नाम क्या है? SNAR। मेरा टॉपिक ये है पढ़ाने का। बात समझ आई? अभी तक तो आप भूमिका ही बांध रहे थे, अभी तो हम टॉपिक पे आएंगे। बात समझ आई? तो आप लोग कॉपी में क्या लिखेंगे? SN2 लिखेंगे, SN1 लिखेंगे। ये नोट करेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स पे SN1 SN2 हो सकता है। अराइल हैलाइड्स, इसको क्या बोलेंगे बेटा? अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स पे SN1 और SN2 नहीं हो सकता। बात क्लियर? नोट।